हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत। जो हमारी बुक है फर्स्ट, उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमारे अतीत जो हमारी बुक है फर्स्ट, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, हमारे अतीत। और इसी हमारे अतीत में हम लोग पहला चैप्टर हमारा चल रहा था प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पड़ताल का मतलब होता है जांच करना। क्लियर है? उस जांच करने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले अल इदरीसी का एक बना मैप देखा, उसके बाद 1720 में जो आपका मैप बना था हमने उसको देखा। और ये कुछ कुछ रियल भारत जैसा लगता है जो आज के वर्तमान प्रासंगिक में से मैच करता है। ठीक है। उसके बाद हमने लोगों को देखा कि नई शब्दावली पुरानी शब्दावली का क्या मीनिंग था। इसमें हिंदुस्तान शब्द को आपका समझाया गया है कि मिनाज इस राज ने किस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द को गढ़ा था। ठीक, इसी प्रकार से हमने इसको देखने का और हमने इसको देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? फिर समय बाद चलता गया कि कैसे फारसी शब्द बदले, कैसे उन शब्दों के अर्थ बदल गए, किस प्रकार शब्दों ने इतिहासकार ने उनकी जगह ले ली। ठीक, इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को हमने पढ़ लिया और एक एक करके हमने जान लिया और पहचान लिया। इतना हमने देख लिया। क्लियर है? तो कुछ अब मैं कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि इस दौरान कैसे कुछ यात्रा वृतांत हुई, लोगों ने किस प्रकार की अर्जियां, चीजें, अदालती कागजी कार्रवाई, उन सबको लिखा। और कॉपी करना किस तरह से आसान था कि फिर उससे कॉपी करने से वहां किस तरीके से आपके शब्द जो थे वो आपके बदल गए और कैसे कैसे चीजें हुई, इन सबको आपका देख चुके। और कैसे कैसे नए सामाजिक समूह और नई जातियां हमारे यहाँ आई, उन सब के बारे में और क्या क्या चीजें हमसे हमारे यहाँ परिवर्तन आए, उन सबको हम लोग यहाँ आपका इसमें पढ़ रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे। चलिए चलिए, अब कोई भी एक स्कूल मेरा प्यारा बच्चा माइक ले और चैप्टर की रीडिंग करे, खाली पढ़ना है। जीआईसी कोट कंडारा सुनने मारा कि बच्चे आप पे डर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि बच्चे डर रहे हैं? बच्चे तो खड़े होते हैं माइक पर। देखिए, अगर आप 7th में 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेरे से, तो अब तो 6, 7, 8 सब बच्चे हमसे पढ़ते हैं, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है कि मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा या आप डर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खड़े होकर बस उन क्वेश्चन आपको बस खाली चैप्टर का रीडिंग करना है। क्लियर है? क्या करना है? केवल चैप्टर का आपको रीडिंग करना है। आप उसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, और कोई स्कूल? चलिए, तो कल हमने देखा कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का जब प्रसार हुआ, नई नई चीजें आई, तो उसमें सबसे पहले हम कल पढ़ रहे थे, देखिए, कि सन 700 से लेकर 1750, यानी कि 1000 वर्ष होते हैं लगभग लगभग, है ना? तो इसके बीच इतिहासकारों ने आने वाली भारी चुनौतियों को रखा और मुख्य रूप से इतिहास इसी काल के पूरे बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियां आपके दर्शन में आई। यानी कि 700 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 1000, आपका कौन सा 75 का, सॉरी 50 का, इस समय अवधि में अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत सारी नई तकनीकी आ चुकी हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी का मतलब है आपका टेक्नोलॉजी। और क्या आ रही है कि पहले सिंचाई कैसे होती थी वो अलग पैटर्न था, अब रहट से हो रही है। रहट का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर कताई के लिए आपके चरखे आ गए। इस तरीके से सूत का धागा बनता था, पहले हाथ से बनाते थे उनको, उसके लिए कताई के लिए आ गया। और युद्ध में पहले क्या होते थे, इस तरीके युद्ध आपके तलवार और भालों से लड़े जाते थे, अब बारूद वाले हथियार आने लग गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। और उसके साथ खान पान में भी नई चीजें हैं, जैसे आलू बाहर से आ गया, मक्का आ गई, मिर्ची आ गई, चाय आ गई, बहुत सारी चीजें। चाय मूल रूप से कहाँ की है? अगर आप लोग देखोगे तो चाइना की है। आलू और मक्का अगर आप लोग देखोगे, आलू बेसिकली आपका पुर्तगाल का है। क्लियर है? मक्का यूएस की है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर से आ रही है। कॉफी आप देखिए कहाँ की, पता लगाइए। तो तमाम ऐसे परिवर्तन हैं जो इस समय हो रहे हैं। नई फसल आ रही हैं और नए लोगों के साथ आपका ध्यान दीजिए विचार भी आ रहे हैं।
और परिमाणतः काल आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी रहा है। ठीक, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपने भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा था उनमें एक समुदाय था राजपूत, और जिसका नाम रज यानी कि राजपुत्र अथवा राजा के पुत्र से निकला था। तो राजपूत क्या था? राजपूत को अगर आप लोग तोड़ोगे तो उसका मीनिंग है राजा का पुत्र, उसी को कहते हैं राजपुत्र। क्लियर है? से निकला है। 8वीं से 14वीं शताब्दी यानी कि 700 से लेकर आपका जो आपका 1300 के आसपास है के बीच में यह माना जाता था कि आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था। यानी कि 700 से और 1300 ईस्वी के अगर आप बीच में देखोगे तो जो आपके योद्धा हुआ करते थे, जो सैनिक आपका लड़ाका सैनिक थे, उन लड़ाका सैनिक का जो आपका समूह था उसी के लिए ये राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अब क्लियर होगा कि राजपूत शब्द कब, तो ये एक आपकी समय अवधि दी है, किस समय अवधि के बीच इनको आपका राजपूत कहा गया और किस वर्ग विशेष के लिए ये राजपूत शब्द आपका इंडिकेट किया जाता था। क्लियर है? इसके बारे में ये बताया गया है। कह रहे कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, इन्होंने दावा किया हम लोग क्षत्रिय हैं, और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, यानी कि राजा और सामंत तो आते ही थे, बल्कि वे आपके सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी कि अगर कोई शासक है, उसकी शासक की सेना में अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है तो वो क्या है? वो राजपूत की कैटेगरी में आता है। ठीक, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करती है। बहुत सारे कवि आपके चरण हैं, और राजपूतों की जो आचार संहिता है उसमें राजपूतों के पराक्रम, उनके स्वाभिमान की भक्ति, स्वामी भक्ति, उनके बारे में गुणगान करते हैं। तो आपको पता लग गया कि बेसिकली राजपूत शब्द सबसे पहले कब उभरा और कब हमारे समाज में राजपूत शब्द आया, और राजपूत का मीनिंग क्या था, और किस शताब्दी में राजपूत किन के लिए प्रयोग किया जाता था, और ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। चलिए देख लिया, कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए। तो राजपूतों के बारे में पता लग गया। आप कह रहे हैं कि हमें पता लगा राजपूत का मतलब क्या था। ठीक है, तो राजपूत शब्द के अंतर्गत अच्छा इतना बात का देख लिया कि कैसे इनका गुणगान किया गया है, कैसे इनको प्रबल रूप से आपका दिखाया गया है। ठीक है, और इन सब के विषय में हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब इनके सामंत भी, सैनिक भी, सभी लोग इसी के अंतर्गत आ गए। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि इस राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के लिए अफसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ यानी कि मुख्यतः लिपकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। कह रहे जो लिपक हैं, मुंशी हैं, ये भी अपने आप को राजपूत मतलब राजपूत कहने लग गए। इन लोगों ने भी इसका लाभ उठा लिया। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई होती रही और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन इन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे दौर में हुए। ठीक, ये हमको देखा कैसे है पूरे दौर में। पर्यावास में परिवर्तन के कई वनवासी मौजूद होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ वनवासी जमीनों की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल समाज के अंग बन गए।
उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग का बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती ही खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजातियों में बंट जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति के विशेष सदस्य के हाथ में कितनी सत्ता और कितना प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण था, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। दर्जे का मतलब होता है पद, प्रतिष्ठा। उस समय दर्जा कहते थे। ठीक, जैसे ग्रेड होती है ना आज हमारे वेतन में, उस समय दर्जे होते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और का। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन विचारों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। इसने नियम बनाया है, उसको नियम बनाने का पालन किया था और जो बड़े बुजुर्ग थे वो उसका पालन कराते थे। ठीक, जिनमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहलाती थी। जातियों को अपने गांव में निवास करने के रीति रिवाज भी करने पड़ते थे। इसके अलावा गांव में मुखियाओं का शासन होता था, मिलकर किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर थी। ठीक, एक कैसी थी? इकाई मात्र थी। देख लिया। अब है क्षेत्र और साम्राज्य। अब ये तो वो स्थिति थी जो लोग नए वर्ग राजपूत वर्ग में शामिल हो रहे थे। अब भारत का क्षेत्र बढ़ रहा था। ठीक, उसी के अनुसार बहुत सारी चीजें इसमें मिली। ठीक, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मालसी उल अफसर में बहुत सारी चीजों को आप इसमें देखेंगे और उन्हीं की रचनाओं के अनुसार हम बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अनुभाग में जो आपका प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णित है, उनमें कौन कौन सा परिवर्तन आपके समझ में है, शहर और गांव में क्यों महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्या चीजें हैं, और ये वो रहट है जो आपका सिंचाई के तकनीकी रूप से उस समय आपका विकसित हुई थी। क्लियर है? क्या हुई थी? विकसित। क्लियर है? चलिए, देख लिया। तो बहुत सारे क्षेत्र और भाषा के आधार पर नए नए समूह, नए नए राजनीतिक समूह उभरे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार घर जाकर पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिलहाल आपका नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।